वो आंसू ज़ब्त करती बेड पर बैठी थी। उसके घर वालों ने उसकी एक भी ना सुनते हुए बासिम के कहने पर उसकी रुखसती कर दी थी। वो अपने माँ बाप से सख्त खफा थी, जिनकी नज़र में अपनी इकलौती औलाद की मर्जी की कोई अहमियत ना थी। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया था? जिस इंसान की मोहब्बत में अपनी ज़ात को बेमोल कर दिया, जब उससे दूरी पर सब्र कर चुकी थी तो अल्लाह ने उसका नसीब फिर से उसी शख्स के साथ जोड़ दिया। वो खुद को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। ईशा आफरीदी उसे बहुत कुछ समझाते बासिम के कमरे में बिठा गई थी। बासिम आफरीदी के कमरे में उसी के बिस्तर पर बैठी वो लायानी सोचों में घिरी थी। आखिर मैं यूं सच संवर कर उस इंसान के इंतजार में क्यों बैठी हूँ जिसने मेरी ज़ात का तमाशा बना कर रख दिया? अचानक ये सोच उसके दिमाग में आई तो वो झटके से अपनी जगह से उठी। उसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर बंद हुआ। मोमल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। उसने कदम आगे बढ़ाना चाहा पर पैर जैसे ज़मीन के साथ ही चिपक गए थे। उसे भारी बूटों की धमक अपने करीब आती महसूस हो रही थी। वो अपनी सांस तक रुक गई। आह! उसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली जब उसने उसका बाजू पकड़कर झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। छोड़े मुझे। वो कसमसाती हुई अपना बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। वो एक भी लफ्ज़ कहे बगैर उसे अपने साथ खींचता अलमारी की तरफ बढ़ गया। एक हाथ में उसका बाजू यूं ही दबोचे, दूसरे हाथ से अलमारी का दरवाज़ा खोल उसमें लटकता हुआ एक सूट निकाल गया। तुम्हारे पास 10 मिनट है जिनमें तुम फ्रेश होकर अपना लिबास बदल कर बाहर आओगी। उसके वजूद पर मौजूद किसी और के नाम का लिबास उसके वजूद में शरारे दौड़ा गया। वो उसके हाथ में वो लाल रंग का लिबास पकड़ा कर उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। वो उसकी बात से इनकार करना चाहती थी, साफ इनकार, पर इस कदर हैवी कपड़ों में खुद को आरामदेह महसूस ही नहीं कर रही थी। वो इसलिए कपड़े पकड़कर चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो 10 मिनट की बजाय 30 मिनट बाद कमरे में दाखिल हुई थी तो उसे आरामदेह कपड़ों में बेड पर बैठे देखा। उसके बाहर आने पर वो एक गहरी नज़र उस पर डालकर साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट की डब्बी और लाइटर उठाकर एक सिगरेट सुलगा गया। उसके हाथ में मौजूद सुलगता हुआ सिगरेट देख मोमल हैरत से भरी आंखें लिए एक नज़र उसके चेहरे पर डालती तो एक उसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर। उसकी नज़रें मुसलसल खुद पर महसूस करता। वो अपनी नज़रें उस पर गाड़ कर एक आईब्राउ उचकाकर सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसके देखने पर वो सटपटाती हुई नज़रें फेर गई। मनाहिल कहाँ है? वो कमरे में यहाँ वहाँ देखती उससे इस्तफसार करने लगी। अपनी दादी के पास। वो हनूज नज़रें उसी पर जमाए भारी आवाज़ में बोला, क्यों? उसके जवाब पर वो उलझ कर पूछने लगी, ताकि आज की रात वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। उसकी मायनी खेज बात पर वो सुर्ख पड़ती, खिफत ज़्यादा चेहरा मोड़ गई। क्या बदतमीजी है ये? वो उसे घूर कर रह गई। ये मेरा नहीं बल्कि मनाहिल की दादी का शाही फरमान था। तुमने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। इसमें कौन सी बदतमीजी की मैंने? वो सख्त तेवर लिए उस पर चढ़ दौड़ा। आपसे तो बात करना ही फजूल है। वो उसके मुंह से झड़ते फूल सुनने की कोशिश करने लगा, पर उसकी सरगोशी जितनी आवाज़ सुन ना सका, बस उसके होंठ हिलते ही देख सका था। कहाँ जा रही हो अब? वो दुपट्टा कंधे पर डालती कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो सीधा होता उसे आवाज़ लगा गया, मनाहिल को लेने। वो जवाब देकर फिर से बाहर जाने लगी जब उसकी आवाज़ पर उसके कदम फिर से जंजीर हुए थे। क्यों इस वक्त अपने साथ साथ मेरी भी ज़ात का तमाशा लगाना चाहती हो? बाहर जाकर चलकर कमरे में पड़ी रहो। वैसे भी अब तक वो सो चुकी होगी। नींद खराब मत करो जाकर उसकी। उसकी सर्द आवाज़ में सर्द ही अल्फाज सुनती वो लब भींच कर अपने कदम वापस लेती सोफे की तरफ बढ़ गई। एक भी बागी नज़र उस पर डाले बगैर वो सोफे पर लेटकर कंधे पर पड़ा दुपट्टा सर तक तान गई। उसकी एक एक हरकत देखता वो पिचोताप खाकर रह गया। सोफे से नीचे गिरे उसके लंबे घने बाल आज भी उसको अपनी लपेट में लेने के लिए कोशां थे। वो नज़रें फेर कर एकदम अपनी जगह से उठकर तेज तेज कदम उठाता उसके सर पर आन पहुंचा। उठो यहाँ से लड़की, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं चल रहा जिसमें तुम मेरे साथ सूफी सूफिया खेलोगी। उठो यहाँ से और बेड पर चलो। वो उसके सर पर खड़ा अपनी बात पूरी करता अचानक उसके सर तक ताना दुपट्टा एक झटके से खींच गया तो उसकी आंखें सीधा उसकी रोती हुई आंखों से टकराईं। वो उसे रोता देख ठिठक गया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो एकदम बेचैन हो उठा था उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर। कुछ नहीं। वो एकदम उसके दुपट्टा खींचने और सवाल पूछने पर दोराई अपनी हैरत छुपाती आंखें साफ करती रुख मोड़ने लगी जब वो एकदम झुकता उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा गया। उसकी इस हरकत पर वो आंखें फाड़े उसका चेहरा देखने लगी जिस पर छाए सख्त तासुरात उसे कुछ भी बोलने से बाज रख रहे थे।
इससे पहले कि वो उसकी बात की नफ़ी करती अपनी ज़ुबान खोलती, वो उसे बेड पर लिटा चुका था। अब जी भर के रो लो, यहाँ कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। वो अपनी संजीदा आंखें उसकी बहती हुई आंखों में डालकर बोलता, वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया और एक और सिरगट सुलगा गया, जबकि उसकी बेइज्जती पर वो नए सिरे से आंसू बहाने लगी। 15 मिनट बाद बासिम ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा तो गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान लिए वो नींद में गुम हो चुकी थी। वो जानता था कि मोमल नींद की किस कदर पक्की है, इसलिए उसे बाजू से पकड़कर धीरे से उसे खींचकर उसका सर अपने बाजू पर रख गया। वो नींद में थोड़ा सा कसमसाई और मुंह बिसोरती उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसने उसकी शर्ट अपनी एक मुट्ठी में जकड़ी तो बासिम आफरीदी को लगा जैसे मोमल आफरीदी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो उसका इम्तहान बनी उसके नज़दीक तरीन आ चुकी थी। बासिम ने एक नज़र बस उसके सोए हुए वजूद पर डाली और खुद पर काबू पाता आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह मोमल की आंख खुली तो वो अकेली ही बेड बल्कि कमरे में मौजूद थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई और अपनी दर्द करती आंखों के कोनों को उंगलियों की पोरों से दबाने लगी। फिर वक्त का ख्याल करती बिस्तर से निकल आई। वार्डरोब खोली तो उसमें वो सब कपड़े लटके हुए थे जो उसकी शादी के लिए बनाए गए थे। उसने आतिशी रंग का एक दबके के काम वाला सूट निकाला और शीशे के सामने खड़ी होकर अपना सूट अपने साथ लगाकर देखने लगी। वो आतिशी रंग की घुटनों से कुछ ऊपर आती कमीज, आतिशी रंग की पैंट कैप्री और साथ में गोल्डन रंग का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। उसने उस सूट से मुतमईन होते फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया। फ्रेश होकर जब वापस आई तब भी कमरा खाली था। शीशे के आगे खड़ी होती जल्दी से बाल सुखाने लगी। बाल सुखाकर आधे बाल कैचर में बांधती, बाकी पीछे खुले छोड़ गई। बालों से फारिग होकर उसने चेहरे को हल्के फुल्के मेकअप से आरास्ता किया। सारे कामों से फारिग होने के बाद एक तनकीदी निगाह अपने अक्स पर डाली। आतिशी रंग के खूबसूरत लिबास में गोल्डन दुपट्टा दाएं कंधे पर सेट किए, बाल आधे बांध कर आधे पुश्त पर खुले छोड़े, कांच सी आंखों को काजल से मुज़य्यन किए मजीद कातिल बनाती, कटावदार नाजुक से होंठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगाए, कानों में भारी झुमके पहने वो हसीन तरीन लग रही थी। नई नवेली दुल्हन, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। उसे कुछ कमी सी महसूस हुई अपनी सूनी कलाइयाँ देखते। उसने ज्वेलरी बॉक्स से कंगन निकालकर कलाइयों में डाल लिए। कंगन डालते उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक मखमली डब्बे पर गई तो उसे पकड़कर खोल गई। वाह! डब्बे में मौजूद खूबसूरत सा लॉकेट, उस जैसे ही खूबसूरत टॉप्स और एक अंगूठी देखकर उसके मुंह से बेख्तियार वाव निकला था। शायद मामा ने बनवाए हो, यही सोचकर वो लॉकेट और अंगूठी पहनने लगी। अलबत्ता कानों में वही भारी झुमके रहने दिए। अपनी तैयारी पर एक आखिरी नज़र डालती वो कमरे से बाहर आई। मामा लाउंज में बैठी मनाहिल उसे देख खुशी से चीखती उसकी तरफ लपकी। आराम से मामा की जान, मैं अपने बेटे के ही पास आ रही हूँ। उसकी बात पूरी होने तक मनाहिल उसके पास पहुंचकर हाथ उसकी तरफ बढ़ा गई ताकि वो उसे उठा सके। मेरी जान, उसे गोद में लेकर वो चटाचट चूम गई। उसकी नज़र मनाहिल से हटकर वहाँ मौजूद दूसरे अफराद पर पड़ी तो चेहरे को वापस संजीदा बनाती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ रिश्तेदार उस वक्त शादी की वजह से घर पर मौजूद थे, इसलिए वो उनकी मौजूदगी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अभी वो टेबल से 5 कदम के फासले पर थी जब कानों में पड़ती आवाज़ उसके कदम रोक गई। अरे भाई, बासिम जैसा बच्चा तो हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं। इसे शादी के लिए यही लड़की मिली थी क्या, जिसके शादी के दिन ही नसीब से आ हो गए? माना कि मोमल खूबसूरत है, पर मेरी आशी भला कम है क्या? बासिम की नज़र उस पर ना पड़ी भाभी, पर आप तो गाफिल ना थी अपनी भतीजी से। ये बासिम की मोमानी थी जो पास बैठी मेकअप की दुकान बनी अपनी बेटी की तरफ इशारा करती मोमल की ज़ात परवार कर रही थी। उनकी बात पर मोमल का चेहरा तारीक पड़ गया। वो खुद पर जब्त करती वापसी के लिए कदम उठाने लगी जब एक मर्दाना बाजू उसके कंधे के गिर्द अपना मजबूत हिसार कायम कर गया। मोमल ने चौंक कर गर्दन मोड़े उसकी तरफ देखा जो सर तासुरात चेहरे पर सजाए सामने देख रहा था। मोमल ने कसमसा कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो अपना हिसार मजीद मजबूत कर गया। उसे अपने साथ लिए वो 3 कदम चलकर आगे आया। मोमानी, मोमल के नसीब स्याह नहीं हुए, बल्कि मेरे नसीब रोशन कर दिए गए थे मुझे मोमल का साथ देकर। अगर मोमल आफरीदी किसी और के नसीब में चली जाती तो बासिम आफरीदी के बख्त किस तरह रोशन होते। मोमल आफरीदी बासिम आफरीदी के बख्त का रोशन सितारा है। रही बात खूबसूरत होने की तो बासिम आफरीदी की नज़र यहाँ मौजूद और किसी लड़की पर गई ही नहीं। मोमल के सिवा आज तक
हाँ अब पड़ चुकी है, पर क्या है ना, मेरी शादी हो चुकी है और बासिम आफरीदी को वफा निभानी बहुत खूब आती है। वो सर्द और सख्त लहजे में अपनी मुमानी के साथ मौजूद वहाँ सब लोगों को बावर करवाते हुए बोला। तो वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती ही रही। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके मुतालिक इस तरह भी बोल सकता है, वो भी पूरे ख़ानदान के सामने। वो जानती थी कि वो सबके सामने सिर्फ उसकी इज्जत रखने की खातिर ये बोल रहा है, पर उसकी इस अदा ने मोमल का दिल सरशार कर दिया था। क्यों ज़ोजा, सही कह रहा हूँ ना मैं? उसकी बेयकीन आंखों में अपनी आंखें गाड़ते बोलकर वो उसे अपने साथ कुछ और करीब कर गया। वो भी उसका भरम रखने की खातिर नज़रें झुकाकर मुस्कुराती इस बात में सर हिला गई कि उसकी आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमर था, मोमल के लिए ख़ास तौर पर। वो धीरे से झुककर मोमल की गोद में मौजूद मनाहिल के गाल पर लब रख गया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। उन तीनों को साथ हंसता मुस्कुराता देख आफरीदी विला के तमाम मकीनों ने उनकी बलाएं लेते सदा यूं खुश रहने की उन्हें दुआ दी थी, जबकि जलने वाले जल कर ही रह गए। वो आगे बढ़ा और मोमल के लिए कुर्सी खींच गया। मोमल बैठकर मनाहिल को गोद में बिठा गई। उनके बैठने के बाद बासिम भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मोमल ने भी सबके सामने अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए खाना पहले बासिम को सर्व किया तो वो उसे देख कर रह गया, जो अब मज़े से अपनी बेटी के साथ बातें करती उसे खिलाने में मसरूफ़ थी। बस मेरा पेट भर गया। अरमिश अपनी प्लेट पीछे खिसका गई तो अरसम उसे घूरने लगा। चिड़िया भी इससे ज़्यादा खाती है जितना आप खाकर आपके मुताबिक आपका पेट भर गया है कहती हैं। वो बहुत ज़्यादा वीक थी और उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। खाने के मामले में तंग नहीं करती थी, पर अरसम देख रहा था कि शादी के दिनों में वो बिल्कुल ठीक से नहीं खा रही थी, इसलिए टोक गया। पर मुझे भूख नहीं है। वो कन्नी कतराने लगी। भूख नहीं, फिर भी खाएं। अब के वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला तो उसके अंदाज पर अरमिश को रोना आने लगा। बस भी कर दो, छोटी बच्ची बनाकर रखा हुआ है तुम लोगों ने इसे। भाभी माफ़ कीजिएगा, मगर आप लोगों की पसंद पर दिल राज़ी नहीं हुआ। छोटी बच्ची थोड़ी जो हर कोई इसके आगे लाड उठाने में लगा रहता है इसके। उनकी तोपों का रुख अब अरमिश की तरफ हो गया। उन्हें अरसम की अचानक शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, बहुत खटक रही थी। अरमिश की आंखों में चमकते आंसू अरसम का दिल पिघलाने लगे, पर वो इस मामले में नरमी नहीं बरत सकता था। ये ख़त्म करके कमरे में आ जाइएगा, वो संजीदगी से कहता अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ चला गया। दोनों ही भाई ज़न-मुरीद ही निकले, वो बुड़बुड़ा कर कहती सर झटक गई। ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी एक दूसरे को देख कर रह गई, जबकि अरमिश आंसू पीती खाने की कोशिश करने लगी। दिन बहुत सुबक रफ्तारी से गुजर रहे थे। राजा के संग जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। उसने हाशिर का बाप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कहते हैं कि औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, पहली मोहब्बत की कसक हमेशा उसके दिल में रहती है। पर मैं कहती हूँ कि ये बात गलत है। औरत तो बहुत भुलक्कड़ मखलूक होती है। अगर इज़्ज़त, एहतराम और कदर करने वाला दूसरा मर्द ज़िंदगी में आ जाए तो वो ज़िल्लत, तज़लील और बेकदरी करने वाले पहले मर्द के नक्श को भी याद नहीं रखती। उसके हाफ़्ज़े में सिर्फ मान, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाले मर्द का खाका ही नक्श हो जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। औरत मोहब्बत की भूखी ज़रूर होती है, पर इस मोहब्बत से भी ज़्यादा औरत इज़्ज़त की भूखी होती है, और ये बात बहुत कम मर्द समझते हैं। नूरिया भी राजा की सोहबत में हर चीज़ पा चुकी थी। मान, कदर, इज़्ज़त, मोहब्बत। उसका महरम, उसका हमसफ़र उस पर जान लुटाता था, उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। उसे और क्या चाहिए था? राजा को पाकर वो सुरखरू हो चुकी थी। जिंदगी के चंद पहले शुरू में उसके दिल में जो ये डर था कि राजा के साथ अपनी ज़िंदगी के ये चंद दिन वो कैसे गुजारेगी, अब ये डर जाने कहाँ जा सोया था। 2 महीने पहले जब उन दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था, तब नूरिया ने राजा से उसके घर वालों के मुतालिक पूछा, जिस पर उसने बताया था कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है उसके बचपन में ही, और उसका कोई भाई बहन नहीं। यूँ वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसने राजा को कारोबार का भी कहा था कि उसके बाप का बिजनेस संभाल ले, लेकिन वो साफ कह चुका था कि ना तो उसकी तालीम इतनी है कि वो ये सब संभाल सके, और ना ही उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। ये नूरिया का बिजनेस है, वो जिस तरह चाहे उसे मैनेज करे, उसे कोई एतराज़ नहीं। नूरिया के बहुत ज़ोर देने पर भी वो नहीं माना था। उसका कहना था कि उसे एक फैक्ट्री में अच्छी जॉब मिल गई है उसके इल्म के मुताबिक, और वो अपनी आमदनी से अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश भी करेगा। वो सुबह 9 बजे जाता घर से और शाम 6 बजे वापस आता। नूरिया ने आज उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी और अब खुद भी हल्का फुल्का तैयार होकर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी।
घड़ी 7 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, पर राजा का कोई अता पता न था। उसका नंबर भी बन जा रहा था। वो कमरे में चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी। उसे अपनी तबीयत भी खराब होती महसूस हो रही थी। तंग आकर वो बेड पर बैठ गई और अपना सर हाथों पर गिरा गई। मोबाइल की आवाज़ पर उसने जल्दी से मोबाइल पकड़कर ओके का बटन दबाते मोबाइल कान से लगाया। जल्दी में नाम देखना भूल गई थी। हेलो राजा, कहाँ हैं आप? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वक्त देखें क्या हो गया है। वो बिना अगले की सुने बोलती चली गई। नूरिया, मैं हूँ ये हाशिर। कानों में पड़ती आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। हाशिर? उसके मुंह से सरगोशी के माने ये नाम निकला। नूरिया, प्लीज़ कॉल बंद मत करना, मेरी बात सुनो प्लीज़, एक बार प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। इससे पहले कि वो कॉल बंद करती, हाशिर की इल्तजाइया आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे उसकी बात सुनने पर मजबूर कर गया उसका लहजा। जल्दी बोलो जो भी बोलना है। वो लहजा सख्त कर गई। नूरिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रही हो, जबकि हम दोनों के दरमियान ये तय हो चुका था कि हमारा मकसद पूरा होते ही, और अब तुमने मुझसे राहें अलग कर ली। मुझसे बात भी नहीं करना पसंद करती तुम। नूरिया, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। अपनी बात करके वो खामोश हो चुका था, जबकि उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश महसूस करती वो साकित बैठी रह गई। हाशिर क्या उसके लिए रो रहा था? वो सही तो कह रहा था। वो दोनों ये बात पहले ही डिसाइड कर चुके थे, पर राजा की मोहब्बत देखते नूरिया ने अपना रास्ता बदल लिया था। तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो कि मैं बाप नहीं बन सकता। पर नूरिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने मुझसे ये ताकत छीन ली है तो मुझे इस बात की सज़ा क्यों दे रही हो तुम, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो नूरिया। वो नम आवाज़ में कहता आखिर में बाकायदा रोने लगा। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर नूरिया होश में आई। राजा आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो तेज़ी से कॉल बंद करके मोबाइल साइड पर रख गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी रानी? वो कमरे में दाखिल होता सबसे पहले हस्बे मामूल झुककर उसके माथे पर लब रख गया। वालेकुम अस्सलाम। जवाब देकर वो दुपट्टा सही करती बेड से उठ खड़ी हुई। लेट हो गए हैं आप आज, वो कहकर बाहर जाने लगी, जब वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने कर गया। क्या हुआ, मेरी रानी नाराज़ है क्या? वो उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, वो कहकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। अच्छा ना, सॉरी, आज के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि लेट ना हूँ, अब मान जाओ। एक प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाओ। उसके प्यार से कहने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। चलो खाना लगाओ, मैं बस मुँह हाथ धोकर अभी आया। वो उसका चेहरा हाथ में थाम कर उसकी पेशानी पर बोसा देता बाथरूम की तरफ गया तो वो भी गहरी सांस भरती। सारी सोचें जहन से झटकती किचन की तरफ बढ़ गई। अरसम को गए 1.5 हफ्ता हो चुका था। उसके मैच चल रहे थे, उसका जाना ज़रूरी था। उसके जाने पर अरमिश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ईशा अफरीदी और मोमल ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। मोमल ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारती थी। मनाहिल भी दिन में उसको ध्यान लगाए रखती अपनी तरफ। दिन तो गुजर जाता पर रात गुजारना मुश्किल हो जाती। उसकी रात होते ही कॉल आ जाती। आज भी इतना वक्त गुजर गया था पर उसकी कोई कॉल नहीं आई। अरसम उसे मोबाइल लेकर दे गया था और मोमल ने उसे इस्तेमाल करना भी सिखा दिया। वो अभी बाथरूम से नहा कर निकली जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो जानती थी किसकी कॉल है, क्योंकि उसके मोबाइल पर बस घर वालों और अरसम का नंबर ही एडिट था। वो आहिस्ता से चलती बेड के साइड टेबल पर आई जहां मोबाइल पड़ा था। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अरसम की ही कॉल थी। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। भारी गंभीर आवाज़ उसके कानों में रस घोलती महसूस हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। धीमी आवाज़ में जवाब देकर वो लब काटने लगी। कैसी हैं आप? वो नरमी से इस्तफसार करने लगा। मैं ठीक हूँ। पक्का ना? वो यकीन दहानी करने लगा। जी पक्का। फिर आपकी आवाज़ से मुझे लग क्यों नहीं रहा कि आप ठीक हैं? अब के वो थोड़ा फिक्रमंद हुआ। मुझे क्या मालूम, वो खफगी से बोली। तो और किसे मालूम है फिर? लगता है कोई अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा है। वो शरारत से चमकती आंखें लिए सवाल करने लगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही आपको। वो सख्ती से उसकी बात की नफी कर गई। पर मैंने आपका नाम कब लिया? मैंने तो यही कहा ना कि लगता है कोई अपने हस्बैंड को बुरी तरह मिस कर रहा है। ये तो नहीं कहा कि आप मुझे मिस कर रही हैं। वो छेड़ने से बाज ना, और आप उसे समझ ना आई क्या बोले। क्या मैं? वो था कि उसकी हालत से अनजान बोले जा रहा था, या शायद उसका ध्यान भटकाना चाह रहा था। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या?
चंद सेकंड बाद मोबाइल के स्पीकर से सिसकियों की आवाज़ उभरने लगी और देखते ही ये सिसकियां हिचकियों में बदल गई। सात समंदर पार बैठा वजूद बौखला गया। अरमिश, क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? प्लीज़ बात करें मुझसे। उसके बेतरह रोने पर अरसम आफरीदी बेकरार हुआ था। आप कब आएंगे? मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। मुझे रात को नींद भी नहीं आती अकेले। उसके रोने और मुतालबे पर अरसम आफरीदी का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए। अच्छा, आप चुप तो करें ना यार, जानती है ना आपको रोते हुए नहीं देख सकता। उसके रोने और मुतालबे पर अरसम आफरीदी का बस न चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए। अच्छा, आप चुप तो करें यार, जानती है ना आपको रोते हुए नहीं देख सकता मैं। क्या आप मुझे तकलीफ़ देना चाहती हैं? उसके पूछने पर वो झट से नफ़ी में सर हिला गई, जैसे वो सामने बैठा उसे देख रहा हो। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स भी जान चुका था इस अमल को। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ हो चुका था। तो फिर जल्दी से रोना बंद करें और अपने आंसू साफ़ करें। उसके कहने पर वो अपने आंसुओं पर काबू पाती कमीज़ की आस्तीन से आंसू पोंछने लगी। चंद मिनट के बाद ही उसकी सिसकियों की आवाज़ थम चुकी थी। गुड गर्ल, अब साइड पर पड़े जग से ग्लास में पानी डालकर पिएं। उसके कहने पर दूसरा हाथ मिकान के अंदाज में जग की तरफ बढ़ा था उसका, और पानी ग्लास में उड़ेल गया। जब वो पानी पीकर ग्लास रख चुकी तो मोबाइल से आवाज़ उभरी, अब बात करें मुझसे। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आप जब रोती हैं। उसकी शिकायत पर वो तड़प ही तो उठी थी। क्यों क्यों नहीं अच्छी लगती मैं आपको? आप तो कहते थे कि अरमिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। आंखों में फिर से नमी भरने लगी थी। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था और अब भी कायम हूँ मैं अपनी बात पर। अरमिश आफरीदी से ज़्यादा अरसम आफरीदी को कोई अच्छा नहीं लग सकता, पर जब आप गंदे बच्चों की तरह रोती हैं तब तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नफ्सियात से खेल रहा था। अब मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके साथ साथ खुद को भी बावर करवा रही थी। गुड गर्ल। उसके इतनी सी तारीफ़ करने पर वो फ़ख्र से मुस्कुरा दी। वो उससे छोटी छोटी यहाँ वहाँ की बातें करता उसका ध्यान भटकाने लगा। हस्बैंड, आपका मैच कब लगेगा? बात के दौरान अचानक वो पूछ गई। 8 बजे शुरू होगा। आप क्यों पूछ रही हैं? वो चौंक कर पूछने लगा। क्योंकि मैं भी देखूंगी। वो पुरजोश होकर बोली तो वो हंस दिया। पर आपको तो क्रिकेट के मुतालिक कुछ नहीं पता, फिर आप क्या देखेंगी? वो उसके हंसने पर नाक सुकेड़ गई। क्रिकेट के मुतालिक कुछ नहीं जानती, पर आपको तो जानती हूँ ना। मैं आपको देखूंगी। उसके जवाब पर तमानियत से मुस्कुरा दी। चलें ठीक है, रात में बात होगी। अब मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो अपनी टीममेट्स की पुकार सुनता उससे बोला तो वो फिर से उदास होने लगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करूंगी कि आप ही जीतें। वो उसके पुरखुलूस रवैये पर मुस्कुरा गया। शुक्रिया मेरी जान, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होने के बाद वो लाउंज में चली आई उठकर, जहाँ सबकी बातों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसे रात में मैच भी तो देखना था।